नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक कच्चे तेल में भारी गिरावट आ सकती है और इस अनुमान घटाने के बाद इसकी कीमतों में गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का दाम करीब आधे से 1% फिसल गया है। ब्रेंट क्रूड में $48 के नीचे कारोबार हो रहा है, जबकि पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद सोने में रिकवरी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोना $1108 के आसपास। हालांकि इस बढ़त के बावजूद ये पिछले एक महीने के निचले स्तर के पास बना हुआ है। इस हफ्ते फेड की अहम बैठक है और सोने की कीमतों का फैसला इस बैठक से भी निकल कर आ सकता है कि इसका किस तरह का असर पड़ता है सोने की कीमतों में। अमेरिका में ब्याज दरों की तस्वीर बदलती है या नहीं, लेकिन भारतीय कमोडिटी बाजार खुल गए हैं। सबसे पहले सोने की बात, 26,125 का भाव सोने में नजर आ रहा है। बढ़त के साथ सोने में कारोबार हो रहा है। चांदी की बात करें तो 35,155 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। क्रूड में दबाव 2,968 का भाव। इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं क्रूड दबाव में, और ये असर यहां पर भी नजर आ रहा है। नेचुरल गैस 181 रुपए के साथ ओपन हो रहा है। बेस मेटल में कॉपर दबाव के साथ 362 रुपए 30 पैसे पर। निकल 679 रुपीज के साथ ओपन हो रहा है। एल्यूमिनियम में भी दबाव 108 रुपए 30 पैसे का भाव एल्यूमिनियम में नजर आ रहा है। लेड भी आज दबाव के साथ। तो पूरे ही मेटल पैक में हम दबाव देख रहे हैं। जिंक भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आज लाल निशान पर ही ओपन हो रहा है। सोयाबीन 3,202 के भाव पर हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। सोया ऑयल में भी हरे निशान के साथ तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। मस्टर्ड सीड 4300 के भाव पर हरे निशान के साथ ओपन होता हुआ। तो बेस मेटल्स में हम दबाव देख रहे हैं, लेकिन एग्री कमोडिटीज जैसे जैसे सामने आ रही हरे निशान के साथ। चने में दबाव 4,486 रुपए का भाव चने में नजर आ रहा है। जीरा 15,675 पर अभी कारोबार कर रहा है। और एक नजर धनिये पर भी डाल लेते हैं। 10,920 के साथ कमजोरी के साथ धनिये में अभी फिलहाल कारोबार हो रहा है। कॉटन आपके सामने 16,130 का भाव। और हमारे साथ जुड़ेंगे IIFL के हितेश जैन। गुड मॉर्निंग हितेश। बेस मेटल्स में आज काफी दबाव दिख रहा है। अब पूरे ही बेस मेटल पैक में आज लाल निशान हावी हो रहा है। क्या करें आज इसमें, कहां रहेगी आपकी नजर सर? देखिए, जो झुकाव है या जो ट्रेजेक्ट्री है वो नीचे के साइड ही है। आई थिंक वीकेंड जो ओवर द वीकेंड नंबर्स आए चाइना से, वो क्लियरली वापस वही पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं, जहां बिल्कुल ही कोई साइंस नहीं है ऑप्टिमिज्म के। अगर आप फैक्ट्री आउटपुट के नंबर्स देखिए, इन्वेस्टमेंट के नंबर्स देखिए या फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट के नंबर्स देखिए, वो क्लियरली डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो जब तक कोई बड़ी स्टेबिलिटी नहीं है इकोनॉमिक पर से, आई थिंक बेस मेटल्स पे जितनी भी हमने अपसाइड देखी थी ओवर दिस पास्ट फ्यू डेज, वो सस्टेन नहीं करेगी। और इंक्लूडिंग कॉपर या लेड या जिंक की बात करें, वो सब मुझे लगता है वापस एक बार नीचे डिप करने की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। और इस हफ्ते यूएस फेड की बैठक पर नजर रहेगी और कमोडिटी के प्राइसेस कहीं कुछ हद तक यहां से भी गाइड होंगे। सोने पर आपका क्या व्यू बन रहा है अभी सर, एकदम फेड बैठक के पहले? देखिए, काइंड ऑफ अनइवेंटफुल ट्रेडिंग रेंज देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कमोडिटी लाइक गोल्ड या ऑयल की देखिए, वो एक ही जो कन्फाइंड रेंज में चल रहे हैं। कुछ बड़ा हम देख रहे नहीं, ना तो ब्रेकआउट देख रहे हैं ना ब्रेकडाउन देख रहे हैं। आई थिंक फेड के पहले यही चलेगा, बट वंस वी अप्रोच टुवर्ड्स फेड मीट दैट इज ऑन 17th of September, मेरा गट फील है, एंड आई बिलोंग टू द माइनॉरिटी कैंप, दैट फेड विल गो फॉर अ रेट हाइक, बिकॉज जो उनका डोमेस्टिक पिक्चर है वो बहुत रेजिलियंट रहा है, ऑल्दो ग्लोबल मार्केट्स टर्मोइल में है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूएस की इकोनॉमी में 70% उनका कंज्यूमर स्पेंडिंग ही कंट्रीब्यूट करता है, एंड विच इज ग्रोइंग एट अ हेल्दी रेट। बिकॉज आप सेकंड क्वार्टर के नंबर देखें तो 3.1% कंज्यूमर स्पेंडिंग ग्रो किया है और जीडीपी 3.7% ग्रो किया। तो मेजर कंट्रीब्यूशन तो आपका कंज्यूमर स्पेंडिंग से ही हो रहा है। तो जब तक खुद की जो डोमेस्टिक सिनेरियो अगर स्ट्रांग है, रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट चाइना में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, आई थिंक दैट विल प्रोवाइड द करेज टू फेड फॉर द फेड टू एक्ट ऑन द रेट्स। और वो जब करेगा तो थोड़ा बहुत डॉलर में मुझे लगता है वापस थोड़ी तेजी दिखेगी, और मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज के लिए शॉर्ट टर्म में एक वे करेगा। और मुझे लगता है वापस गोल्ड और ऑयल में सब में एक डाउनसाइड आनी चाहिए। एक कमोडिटी जिसकी स्ट्रैटेजी आपसे जरूर जानना चाहेंगे वो है क्रूड, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब गोल्डमैन सैक्स ने क्रूड को $20 तक गिरने का अनुमान दे दिया और हम कच्चे तेल में ऑलरेडी दबाव देख रहे हैं। इसमें क्या सलाह देंगे, क्या बिकवाली की जाए इसमें?
देखिए, ऑयल में कुछ चेंज नहीं हुआ। जो सप्लाई डिमांड डायनामिक्स है वो कुछ काफी महीनों से सेम ही है। जहां हम देख रहे हैं सप्लाई साइड ग्लोबल लेवल पे बिल्कुल ही मॉडरेशन नहीं है और डिमांड में पिकअप नहीं है। जनरली प्राइसेस बहुत गिरते हैं। अगर आप पहले भी हिस्टोरिकल देखिए, ट्रेंड्स देखिए, तो प्राइसेस बहुत गिरने के बाद डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम ऑटो रीबैलेंस होता है। दैट मीन्स आइदर सप्लाई में कट आता है और अदरवाइज डिमांड में इम्प्रूवमेंट आता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना सप्लाई में मॉडरेशन आ रहा है, ना डिमांड में पिकअप आ रहा है। तो सेम ओवर सप्लाइड कंडीशन है और ये रेटोरिक वे करते रहेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज के ऑयल वापस एक बार WTI $40 के नीचे जाए, तो दबाव मेंटेन रहेगा और जो भी अपसाइड आता है या शॉर्ट कवरिंग आती है उस पर हम सेल करना ही प्रेफर करेंगे। शुक्रिया हितेश जी, हमारे वक्त निकालने के लिए। IIFL के हितेश जैन हमारे साथ है। कमोडिटी बाजार के खुलते ही किन लेवल्स पर नजर रखें ये बताते हुए अपनी राय शेयर करते हुए जानकारों को वैसे अग्र कमोडिटी में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। एंजल कमोडिटी के मुताबिक इंडेक्स पर सोया तेल के अक्टूबर वायदा में 570 रुपए पर बिकवाली करे, नीचे में भाव 560 रुपए तक गिर सकता है। इस सौदे में 574 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी चीनी, इसके अक्टूबर वायदा में 2415 रुपए पर खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट 2470 रुपए का मिल सकता है। इस सौदे में 2400 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो कमोडिटी बाजार के शुरुआती अपडेट में इतना ही। दिन भर हम आपको कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक सौदा आपका में हम वापस होंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट के साथ। वेलकम बैक। बाजारों में बेहद फ्लैट कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ही मामूली बढ़त के साथ अभी हरे निशान में आ गए हैं, लेकिन सुबह हमने जो ओपनिंग देखी थी बहुत ही फ्लैट थी, अभी भी वैसे ही फ्लैट ही दायरे में है। सेंसेक्स में करीब 5 अंकों की बढ़त दिख रही है, निफ्टी में बस 2 अंकों की बढ़त। हालांकि मिड कैप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 118 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में हम 33 अंकों की बढ़त देख रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल क्यूज मिले हैं वो बेहद कमजोर मिल रहे हैं। चाइना में जो आर्थिक आंकड़े आए हैं वो बेहद खराब आए हैं और इसके बाद जब एशियन बाजारों की शुरुआत बहुत ही धीमी देख रहे हैं। लाल निशान पर शंघाई आपके सामने है, 3.2% की गिरावट। निक्केई में भी ऑलमोस्ट 1.3% की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। हैंगसेंग भी दबाव के साथ, एशियन बाजारों में क्लियरली दबाव दिख रहा है। शंघाई भी दबाव के साथ आज खुले हैं और पूरा ही एशियन बैंक जो है आज दबाव के साथ है। निफ्टी में अगर एक बार नजर डालें तो केन इंडिया, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, HDFC ये सभी दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं और साथ ही रिलायंस, ITC, M&M और ONGC में भी हम दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो अभी फिलहाल शेयर्स बढ़ने वाले 912 हैं, लेकिन 375 शेयर हैं जो गिर रहे हैं और बढ़ने वाले शेयरों में BPCL, टाटा स्टील, NMDC और वेदांता का नाम शामिल है। लेकिन बेहद फ्लैट कारोबार, क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज भी मिले हैं कुछ खास नहीं रहे हैं। ऐसे में आज भारतीय बाजार के चाल पर नजर तो रहेगी, लेकिन भारतीय बाजार, एशियन बाजार, अमेरिकी बाजार सभी को इंतजार है 17 तारीख की फेड की बैठक का कि आखिर US फेड क्या डिसीजन लेता है रेट हाइक को लेकर के और ये किस तरह से असर डालेगा हमारे बाजारों पर, इस पर नजर रहेगी। शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश जी। निफ्टी आप देख रहे होंगे, वॉच कर रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है निफ्टी में क्या करने की स्ट्रैटेजी रखेंगे सर आज निफ्टी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी टेक्निकली ऐसा लगता है कि निश्चित लेवल पर एक सपोर्ट लिया है 76-75, नीचे एक अच्छा सपोर्ट है और एक बेस बिल्डिंग बन रही है निफ्टी के अंदर। और एक बार निफ्टी अगर ऊपर में 7865 के लेवल्स तोड़ता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे काफी ज्यादा लगती है, तब एक निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और तब मेरे को लगता है एक बार 7865 के ऊपर निफ्टी निकलता है तब ऊपर में पहला टारगेट 7975 का और दूसरा टारगेट 8022 का बनता है। नीचे में एक अच्छा बेस बन रहा है। एंड प्रियंका, काफी नर्वसनेस है मार्केट में, बट अगर आप देखें जो सबसे मार्केट की कमजोर कड़ी, कमजोर सेक्टर रियल एस्टेट, वो मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और जो निफ्टी में हमने डिक्लाइन देखा था 8000 से नीचे जब निफ्टी फिसला था लगभग 7600 के लेवल तक का, तब हमने रियलिटी के अंदर सेल ऑफ नहीं देखा। इनफैक्ट जितने भी रियलिटी काउंटर्स FNO के अंदर हैं, यूनिटेक को छोड़ के, चाहे वो DLF हो, इंडिया बुल रियल एस्टेट हो, इनके अंदर नीचे से एक अच्छी रैली की संभावना बन रही है। मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए। निफ्टी अगर 7865 के ऊपर निकलता है तब बाइंग करनी चाहिए। अगर निफ्टी नीचे में 7675
टाइप के लेवल्स तोड़ता है तभी मार्केट में शॉर्ट जाना चाहिए, अदरवाइज एज ऑफ नाउ शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करना चाहिए, पुट बाइंग को भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इन स्तरों पर। मेरे साथ जियोजीत BNP Paribas फाइनेंशियल सर्विसेज के VP गौरांग शाबित जुड़ गए। गुड मॉर्निंग गौरांग, आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी इंतजार रहेगा और साथ ही में 17 तारीख को फेड की बैठक का इंतजार है। आपको क्या लग रहा है, ऐसे हफ्ते में बाजार आपको कैसे दिख रहे हैं सर? सुप्रभात प्रियंका आपको। और पिछले हफ्ते भी हमारी कवायद थी कि उछाल पर बेचे, और हम पिछले हफ्ते बुधवार को ही आप ही के चैनल पर थे, आपकी सहयोगी चैनल पर थे, और हमने ये कवायद की थी कि उछाल पर बेचना चाहिए अगर आपका नजरिया छोटी या मध्यम अवधि का है। और ये जो आंकड़े बाहर आ गए हैं IIP के, और आज जो महंगाई दर के आएंगे CPI और WPI, वो मेरे ख्याल से सकारात्मक रहेंगे, ऐसी उम्मीद है जो भी डेटा अब तक हमारे सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान है गुरुवार को फेड क्या करेगी और जेनेट येलेन साहिबा क्या बयान देंगे। गुरुवार को जैसे आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर तो बाजार बंद है, लेकिन गुरुवार शाम को वो फेड के निर्णय हमें शाम को पता चलेंगे गुरुवार को, और हम उसका रिएक्शन शुक्रवार को देंगे। अब ज्यादा तो अनुमान यही है कि मेरे ख्याल से कोई बदलाव ब्याज दरों में ऊपर की तरफ नहीं होगा, टिप्पणियों पर मेरे ख्याल से ज्यादा जोर दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो शुक्रवार को मेरे ख्याल से आप थोड़ी बहुत तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन तब तक यानी कि आज से लेकर बुधवार तक हमें लग रहा है कि ऊपरी तरफ जो भी दायरा आपको देखने मिलेगा बाजार में, वहां पर बिकवाली हावी हो सकती है। ये सब खबरों को लेकर के और खास करके फेड की मीट को लेकर के। बिल्कुल, तो फेड की मीट का क्या आउटकम रहता है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी इस हफ्ते। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वो दर्शक जो जुड़ते हैं हमारे साथ, पूछते हैं अपने सवाल। ईश्वर पटेल जी से बात करते हैं। नमस्ते ईश्वर जी, बताइए सर कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? हमारे पास डाबर है 200 के भाव से 100। हेलो, डाबर। जी हाँ जी, डाबर के 100 शेयर 200 के भाव पर है 25 शेयर। अच्छा, 40 हेल्थ केयर, ये आपने 180 के भाव पर खरीदा था, इसमें आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन डाबर में आपको मुनाफा हो रहा है। पटेल जी, आपका ट्रेडिंग का नजरिया था या लंबे समय से निवेश को आप रखना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म का नजरिया। चलिए, गौरांग जी, डाबर में ये मुनाफे पर बैठे हुए, फोर्टिस में करीब 12 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म नजरिया है, डाबर और फोर्टिस हेल्थ केयर कैसे दिखते हैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए? वेल, डिस्क्लोजर प्रियंका, पहले तो यह है कि डाबर पर हमारी कवरेज है और हम इन्हें बने रहने की राय देंगे, और जिस प्रकार से हमें उम्मीद है FMCG क्षेत्र को लेकर के जो असमंजस स्थिति थी बारिश को लेकर के, वो इतनी बड़ी नकारात्मक परिस्थिति FMCG कंपनियों को नहीं खड़ी करके देगी। और जो बड़ा मार्केट है ये सब FMCG कंपनी का ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भारत के इलाके जो है, वहां से जो मांग है और वहां से जो डिमांड है वो दुरुस्त रहने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप इनके नतीजों पर एक सकारात्मक असर पड़ सकता है। तो डाबर में तो पहले तो बने रहे। रहा सवाल फोर्टिस का, तो एक आप तुलना करें प्रियंका, एक साल भर या 1.5 साल पहले इसी क्षेत्र से यानी कि हेल्थ केयर रिलेटेड एक दूसरा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अब आप 1 साल का परफॉर्मेंस देख लीजिए फोर्टिस हेल्थ केयर का और अपोलो हॉस्पिटल का, तो एक बड़ा ही शार्प आउट परफॉर्मेंस आपको अपोलो हॉस्पिटल में दिखाई देगा। ये मेरे ख्याल से अपोलो हॉस्पिटल करीबन 600 या 800 के आसपास था, तब से हम कवायद कर रहे हैं यहाँ पर निवेश करने के लिए, और आज मेरे ख्याल से करीबन पता नहीं समवेयर क्लोज टू अबाउट 1200 और 1300 के भाव होंगे शायद अपोलो हॉस्पिटल के। तो अगर ये यहाँ से मन बना लेते हैं, निकलना चाहते हैं, तो 1300 के ऊपर या 1400 के आसपास जो काम कर रहा है अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक, ये हमें पसंद है। और अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो ये उचित होगा कि आप गिरावट में अपोलो हॉस्पिटल में निवेश करें। एज अ डिस्क्लोजर अपोलो हॉस्पिटल पर हमारी कवरेज है, और ये मैं गिरावट पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फायदा मिलेगा इनको। लेकिन फोर्टिस मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ज्यादा समय तक निवेशित रहना चाहिए। आप चाहे तो अपोलो हॉस्पिटल में अपने निवेश बदल दे, या फिर अगर आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ना है तो सन फार्मा, ल्यूपिन, ऑरबिंदो, ग्लेनमार्क, ये भी हमारी पसंदगी है। तो कुछ पिक्स गौरांग जी ने आपको बता दिए हैं। डाबर पर होल्ड की सलाह है, फोर्टिस आप स्विच कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमारे साथ हैं तेलानी जी, सुनते हैं इनका सवाल। मेरा नाम श्री तेलानी है और मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ। मुझे मालूम करना है कि टाटा पावर, इसका क्या चांसेस है फ्यूचर में। सेकंड इज सिप्ला,
उसके क्या चांसेस बनते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या पोजीशन बन सकती है। थैंक यू। तो टाटा पावर 60 रुपए 45 पैसे पर फिलहाल है और साथ में सिप्ला में भी जानना चाहते हैं गौरांग, सिप्ला और टाटा पावर लंबी अवधि के लिहाज से दोनों आपको कंपनियां कैसी दिखती हैं? क्या सलाह देंगे श्री तिल्लानी को यहां पर? प्रियंका, लंबी अवधि के लिए लंबा ही रहने की मैं राय दूंगा टाटा पावर में। एज ए डिस्क्लोजर हमारी बिकवाली की राय है, यानी कि आपके अगर पोर्टफोलियो में है तो इस स्तर पर या उछाल पर बेचते हमें नहीं लग रहा है कि नतीजों के जो सिलसिले चल रहे हैं वहां पर सकारात्मक सा रुझान आएगा और किसी तरह का बदलाव आपको टाटा पावर में मिलेगा। और इनफैक्ट ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई काफी सारी कंपनियां हैं जो कि बहुत ही खराब नतीजे लेकर के आई और वहां पर जो नजरिया है वो काफी नकारात्मक बना हुआ है। अगर ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पावर ट्रांसमिशन या फिर पावर प्रोजेक्ट कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज को अगर देखना चाहते हैं तो अगेन एज ए डिस्क्लोजर हमारी कवरेज पावर ग्रिड, आरईसी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर बरकरार है। हम ये गिरावट जो आई है ये काफी महफूज तर है, इन तीनों कंपनियों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। और रहा सवाल सिप्ला पर, तो कवरेज थी, लक्ष्य हासिल हो चुके थे हमारे 730 तक और नतीजों के पश्चात प्रियंका यहाँ पर हमने करेक्शन आते देखा, करीबन 650 के आसपास मेरे ख्याल से करेक्शन में नीचे आया ये स्टॉक। कवरेज है, आप बिल्कुल यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य 730 का ध्यान में रखें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट के साथ। सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी लौटती हुई दिख रही है। सेंसेक्स में हम करीब 94 अंकों की बढ़त देख रहे हैं, 25,706 पर सेंसेक्स है, तो वहीं निफ्टी में भी अब बढ़त पे सुबह के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है। 30 अंकों की बढ़त 7,819 के स्तर पर निफ्टी है। मिड कैप 130 अंकों की बढ़त के साथ 12,838 पर है। वहीं बैंक निफ्टी में भी जोरदार तेजी 100 अंकों की हम देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो 952 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं और इनके मुकाबले केवल 361 शेयर हैं जो गिरावट में हैं, यानी कि जो पिट रहे हैं। और निफ्टी और के कुछ लूजर्स पर नजर डालते हैं और गेनर्स पर नजर डालते हैं। एनटीपीसी बीपीसीएल में हम देख रहे हैं तेज कारोबार, 3.2% की बढ़त पर एनटीपीसी है। एनएमडीसी, एशियन पेंट्स, गेल, एक्सिस बैंक, इन सभी में ऑलमोस्ट 2% के ऊपरी स्तरों पर कारोबार हो रहा है। केन इंडिया, रिलायंस, एचडीएफसी, एचयूएल में अभी भी दबाव कायम है, लेकिन हमने बाजार का रुख एकदम बदलते हुए देखा है। सुबह जब बाजार खुले थे बहुत ही फ्लैट कारोबार हो रहा था और अब उस फ्लैट स्तर से बाजार ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ अब हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी भी जुड़ गए हैं। नीरज जी, जब बाजारों का मूड ऐसा होता है तब ये सभी जानना चाहते हैं कि आईटीएल के मुकाबले में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है, तो आईटीएल का अपडेट लेते हैं नीरज वाजपेयी के साथ। जी हाँ, बाजार का रुख किधर भी हो लेकिन कमाई करने में आईटीएल के ट्रेडर्स बिल्कुल पीछे नहीं, और जबरदस्त कमाई के रिकॉर्ड्स आपने हफ्ते दर हफ्ते डेली बेसिस पे देखे, रोज कितनी कमाई करते हैं। मोहित बंसल को आप देखिए 123% का बेहतरीन रिटर्न इन्होंने पिछले हफ्ते कमाया और उसकी ये विनर है। राजीव रतन भी 99% की कमाई के साथ नंबर 2 की पोजीशन पे बने हुए। महिला वाली लीग पे अगर आप नजर डालेंगे तो वहां भी आप देखेंगे संपदा 44% की बेहतरीन रिटर्न उन्होंने पिछले हफ्ते कमाया और ज्योति कुशवाहा भी 36% के साथ लगातार कंसिस्टेंसी अपनी वो बनाए हुए हैं। मंडे को हमेशा सोमवार को हम बात करते हैं लीडर से जो जीत के आते हैं उनके साथ, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मोहित बंसल से जो पिछले हफ्ते इन्होंने 123% की बेहतरीन कमाई है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। 123% के बेहतरीन रिटर्न आपने कमाए जबकि बाजार में काफी उतार चढ़ाव का एक माहौल था। क्या स्ट्रेटजी रखी थी आपने? नीरज जी, देखिए मैं बड़े बेसिक रूल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं। मैं सिर्फ ऑप्शंस में ही काम करता हूं खरीद के। तो ऑप्शंस में खरीद के काम करना दैट इज एज गुड एज अ स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा अच्छा रहता है और 3.5 से पहले कोशिश करता हूं कि अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूं ताकि अगले दिन मार्केट चाहे ऊपर खुले चाहे नीचे खुले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हर दिन सुबह आप एक फ्रेश पोजीशन लेते हैं देख के? जी, हर रोज का ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोशिश करता हूं कि क्या कहते हैं पोजीशन ली जाए जब कोई मोमेंटम आ रहा हो।
ओके, तो अभी भी आपकी पोजीशन ओपन है या आज कुछ फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं आप? नहीं, अभी कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई हुई, क्योंकि आपका 17th ऑफ दिस मंथ का काफी बड़ा इवेंट है यूएस का, तो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड टेकिंग पोजीशन। तो मतलब क्या अगले 3-4 दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे? नहीं, ट्रेड करूंगा, लेकिन अगर मौका आया तभी, जरूरी नहीं है कि करना है। ओके, ये भी एक बेहतर स्ट्रेटजी है कि जब तक क्लियर सिग्नल न मिले, कोई खास तरीका या कोई मौका ना हो, बेहतर है कि आप थोड़ा सा शांत हो सकते हैं। लेकिन पुणे की संपदा से बातचीत करते हैं। संपदा ने भी बेहतरीन रिटर्न इस पूरे पिछले हफ्ते में 44% कमा के दिखाया। संपदा जी, बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपको, पिछले वीक में आपने एक बेहतरीन कमाई करी। आपने अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखी थी, खरीदारी या बिकवाली? एक्चुअली मैंने खरीदारी पे ज्यादा ध्यान दिया और जनरली स्ट्रैटेजी ऐसे रहती थी कि 5% आई कैन बेयर लॉस और 10 to 15% प्रॉफिट। अच्छा, ये जो वोकहार्ट का स्टॉक आपने लिया था, बड़ा वोलेटाइल काउंटर है, न्यूज पे बहुत तेजी से ऊपर या बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है, तो आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा कि ये पता नहीं कब क्या मूव ले ले? ऑफकोर्स डर तो लग रहा था, लेकिन वोकहार्ट के बारे में थोड़ी न्यूज पढ़े थे, तो थोड़ा सा ऐसे अंदाजा था कि उसका कुछ अच्छा रिजल्ट लगने वाला है, बट वो कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा था, सो आज सेल कर दिया मैंने वो। अच्छा, तो खबरें देख के ही आप ट्रेड करती हैं या चार्ट वार्ट भी कुछ देखती हैं? हाँ, चार्ट देखती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीएनबीसी का अर्निंग का फर्स्ट सौदा रहता है, पहला सौदा। ओके, वो डेफिनेटली देखती हूँ। उसके बाद गूगल फाइनेंस पे चार्ट भी स्टडी करती हूँ। ओके, तो मतलब अच्छी तरीके से जांच परख के समझ के ट्रेड करते हैं। हाँ। तो बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा तरीका है आप दोनों के लिए ही कि आप पहले ट्रेड को समझते हैं, खबर देखते हैं क्या है, उसके हिसाब से करते हैं। तो मोहित और संपदा, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक बेहतरीन रिटर्न कमा के दिखाया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कमाई हो सकती है ट्रेडिंग में भी, बस केवल आपको ध्यान से ट्रेड करना है, रूल्स फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन फॉलो करनी है, आप भी कर सकते हैं। आईटीएल के जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। ये कोई वर्चुअल मनी का खेल नहीं है, यहाँ असली पैसे से हो रही है कमाई, मार्केट के इन खतरों के खिलाड़ियों की तरह। आपको ले चलते इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट में, जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली मुखातिब हो रहे हैं। And therefore went on to a correctional path. And today our ambitions are extremely high. Both the President of the United States and the Prime Minister have now set a very ambitious goal for bilateral trade to increase it 5 times from 100 billion to 500 billion over the next few years. And this is to defy a situation where the world itself passes through turmoil. I've been saying that the global economy is passing through a phase where for policy planners there is not going to be an easy moment or an easy day. And therefore they have to concentrate on making their own bases and fundamentals extremely sound. It's our objective in India to improve upon significantly what our targets with the US-Indian bilateral trade is. The ambassador said that these are natural allies. Both are free societies. One is the world's wealthiest democracy. The other is the world's largest democracy. One has a huge amount of capital. It has a huge advancement in technology. It had a very early start in generation of wealth.
And as far as India is concerned, we have a very large trained manpower resource. We have a large natural resource. We have a very large geography, a very large population, a very large market. And an India which excels in its entrepreneurship whenever the opportunity comes. And therefore, when we made a policy shift 2.5 decades ago, तो इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट में वित्त मंत्री अरुण जेटली बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे ये जो समय है ये पॉलिसी प्लानर्स के लिए चुनौतीपूर्ण समय है और नए सिरे से इस पर काम करने की जरूरत है, साथ ही इंडो यूएस बायलैटरल पर भी अपनी राय रखते हुए। और शेयरों पर हम सलाह दें सौदा आपका में, उससे पहले आपको बता दें HCL के चेयरमैन शिव नादर और टेक महिंद्रा के पूर्व CEO संजय कालरा ने $50 करोड़ का फंड बनाया है। इस फंड का इस्तेमाल अमेरिकी टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर कंपनी और IT में निवेश के लिए किया जाएगा। SNSK के इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका में अफोर्डेबल केयर एक्ट आने के बाद कई भारतीय कंपनियां बाजार में उतरने की रणनीति बना रही हैं। ये सुनते हैं संजय कालरा की इस फंड को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं। ये फंड लॉन्च कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद तो बहुत ही सरल है कि हम मिलके यूएस हेल्थ केयर में IT प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें निवेश करना चाहते हैं। इसके लिए हमने $500 मिलियन की राशि है जो वो हमारे दिमाग में है और अगले 5 सालों में इस राशि को हम मैच्योर जो कंपनीज हैं, मैच्योर प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें निवेश करेंगे और इन कंपनियों को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। और जब ये कंपनियां हमारे पास होंगी इसके बाद हम अर्ली स्टेज और स्टार्टअप कंपनीज, कुछ चुनी हुई कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनके पास या ऐसा प्रोडक्ट हो या ऐसी टेक्नोलॉजी हो या ऐसे लोग हों जो कि हमें इन कंपनियों, जो हमारी मैच्योर कंपनियां उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेंगे, हम उनके साथ इन्हें जोड़ेंगे और यही हमारा इरादा है। हेल्थ केयर में यूएस में 3 सेगमेंट कहे जाते हैं। पहला प्रोवाइडर सेगमेंट, दूसरा पेयर सेगमेंट जो कि इंश्योरेंस वाला सेगमेंट है और तीसरा फार्मा और लाइफ साइंसेस। तो हमारा जो फोकस है वो प्रोवाइडर सेगमेंट पे है, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस या पेयर सेगमेंट पे और सबसे कम लाइफ साइंसेस और फार्मा पे। और इस $500 मिलियन में $200 मिलियन जो है वो इक्विटी है और $300 जो है वो डेट है। इस $200 मिलियन में शिव नाडर जी का और मेरा 80% 20% का शेयर है। आप यूएस हेल्थ केयर को देखिए। यूएस हेल्थ केयर में करीब 18% उनके जीडीपी का वो हेल्थ केयर पे हर साल खर्च करते हैं। पिछले साल $3.2 ट्रिलियन उन्होंने हेल्थ केयर पे खर्च किया। और कुछ चीजें भी बदली हैं यूएस में, जैसे कि ACA अफोर्डेबल केयर एक्ट, या जिसे हम ओबामा केयर के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज ये हुई है कि अगर आप यूएस के डेमोग्राफिक देखेंगे, उनकी पॉपुलेशन देखेंगे, तो लोगों की आयु बढ़ रही है, उनका परसेंटेज बढ़ रहा है। तीसरी चीज ये कि जो बिजनेस मॉडल आज यूएस में यूज हो रहे हैं और जो बिजनेस मॉडल हमें लगता है यूएस में अगले 3, 4, 5, 10 साल में इस्तेमाल होंगे हेल्थ केयर IT को मैनेज करने के लिए, हेल्थ केयर को मैनेज करने के लिए, ये मॉडल काफी बदल रहे हैं। और ऐसे मॉडल्स को सपोर्ट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी आज तैयार है। जो लोग हैं यूएस के, वो भी इस स्थिति में हैं अभी, जो कि अब वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, वो चाहते हैं वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें और देखें कि $3.2 ट्रिलियन का जो खर्च है वो किसी तरीके से हिल रहा है, जिसमें कि नई अपॉर्चुनिटीज हैं वहां जाने की, तो मुझे लगता है कि वो एक ज्यादा जरूरी मुद्दा है, या कि देखते हुए कि IT बिजनेस कैसा कर रहा है दुनिया में। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद स्वागत आपका में हम शामिल करेंगे शेयरों से जुड़े आपके सवाल, जिसका जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्वागत आपका, और अब सीधा जुड़ते हैं अपने दर्शकों से जो पूछते हैं सवाल। कुशल है मेरे साथ लखनऊ से। नमस्ते कुशल जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी नमस्ते, मेरे पास ऑयल कंट्री ट्यूबलर के 1000 शेयर हैं, जिनकी 45 रुपीज की प्राइस पर लिए थे।
और दूसरा शेयर है मेरे पास टिन प्लेट, जो कि 500 लिए हैं 60 के रेट से। तो इनमें लॉन्ग टर्म में क्या पर्सपेक्टिव वो मुझे जानना था। ऑल कंट्री ट्यूबुलर और टिन प्लेट के बारे में कुशल समझना चाहते हैं। राकेश, ये दोनों आपको कैसे दिखते हैं और क्या इनके चार्ट स्ट्रक्चर में आपको किस तरह के फॉर्मेशन दिख रहे हैं और क्या लंबी अवधि के लिए ये सही चुनाव रहेंगे यहाँ कुशल जी के लिए? नहीं प्रियंका, अगर हम दोनों स्टॉक्स की बात करें तो लंबी अवधि के नजरिए से बिल्कुल ठीक चुनाव नहीं है। अगर ऑयल कंट्री ट्यूबुलर की बात करें तो रुझान नेगेटिव है, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल है। ऊपरी स्तरों पे देखें तो 39 रुपीज 40 रुपीज एक मेजर रेजिस्टेंस है, सेल ऑन रैली वाला काउंटर है। मेरी राय रहेगी ऑयल कंट्री ट्यूबुलर से किसी भी उछाल पर, इन स्तरों पर या उछाल पर निकलने की कोशिश करें। दूसरा जो इनका स्टॉक है टिन प्लेट, उसमें भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ऊपर से स्टॉक में एक स्ट्रांग सप्लाई जोन बनाया है 70 रुपीज के अराउंड का। मेरी राय में स्टॉक से निकलना चाहिए, बट इसमें लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। किसी भी पुल बैक रैली में स्टॉक इनकी खरीद तक जाने का पोटेंशियल रखता है। खरीद के आसपास के दाम मिलते हैं तो निकलने की कोशिश करें। और अब मेरे साथ है सतीश जी, सुनते हैं सतीश जी का सवाल। हाँ, मेरा नाम सतीश भणगे है और मैं पूछना चाहता हूँ कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया करंट प्राइस में कैसा लगता है? इसमें 100 क्वांटिटी मैं खरीदना चाहता हूँ। क्या मैं 100 क्वांटिटी डायरेक्टली खरीद लूँ या थोड़ा थोड़ा 25-25 क्वांटिटी करके खरीद लूँ? और इसमें मैं 1 साल के लिए बना रह सकता हूँ। धन्यवाद। ओके, सो कोल इंडिया, पहली बात तो ये कि 334 के आसपास जो लेवल दिख रहा है, क्या ये खरीद का टाइम लग रहा है? गौरांग, क्या सलाह देंगे कोल इंडिया में? 1 साल का नजरिया यहाँ है सतीश जी का। प्रियंका, डिस्क्लोजर ये है कि हमारी कवरेज है, लेकिन जो नजरिया इन्होंने सामने रखा है 1 साल का, हमारी राय में उसको बढ़ा करके कम से कम 1.5-2 साल का करिए आप, क्योंकि आप समय सीमा उस हिसाब से तय करें जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी में आप निवेश करते हैं। अब मिसाल के तौर पर कोल इंडिया माइनिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, और अक्सर यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन एक दूसरा है, ऑयल एंड गैस, जहाँ पर आपको लंबा समय रखना चाहिए, नजरिया रखना चाहिए। तो 1.5-2 साल का नजरिया रखते हैं तो हमारा लक्ष्य करीबन 510-520 के आसपास बनता है। और अगर मैं इनकी जगह पे होता तो जो 100 शेयर खरीदना चाहते हैं ये कोल इंडिया के, उसको मैं वापस से विभाजित नहीं करता, टुकड़ों में नहीं बांटता। मैं 100 शेयर जो करेक्शन आया उसके पश्चात मुझे काफी आकर्षित लगता है कोल इंडिया का शेयर, और यहाँ से अब नीचे जाने की गुंजाइश बहुत सीमित है। तो अगर ये चाहे तो 100 शेयर खरीद ले, या फिर इन्होंने जो रणनीति बनाई है 25-25-25, ये अगर आप एवरेजिंग करके निवेश करना चाहते हैं तो इतना ध्यान में रखें कि आप एवरेजिंग करते हैं तो आपकी एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी जो होती है वो जब भाव नीचे जाता है तब आपको एवरेज करना चाहिए, ताकि आपको एक लाभ मिले निचले स्तर की एवरेजिंग का। लेकिन मैं फिर से यही दोहराना चाहूंगा कि कोल इंडिया जैसा स्टॉक करेक्शन के बाद मुझे काफी आकर्षक लगता है, और मैं होता तो पूरे 100 शेयर इसी दाम पर खरीद लेता, 1.5-2 साल का नजरिया रखता, 510-520 के लक्ष्य। ओके, सो लेकिन ये है कि हमें सतीश जी कहते हैं 1 साल का नजरिया, उसे बढ़ाने की यहाँ पर आपको गौरांग जी सलाह दे रहे हैं, और निवेश आप जैसे चाहते हैं स्टैगर्ड मैनर में भी कर सकते हैं या एक साथ भी। हजरत अली जी से बात करते हैं। नमस्ते हजरत जी, बताइए सर कौन सा शेयर है जिसमें सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ, मुझे मेरा टाटा मोटर्स है 411 भाव पे 200 शेयर। अच्छा। मैं 6-7 महीने तक खरीद सकता हूँ। हाँ, और अभी आपको 63 रुपए का लॉस भी हो रहा है। हाँ, लॉस हो रहा है। और मैम मेरा और एक सवाल है गौरांग सर से, जो मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें इन्फोसिस है और एक्सिस बैंक है, टाटा मोटर्स DVR है, अशोक लाइलैंड है। ये सारे शेयर पे मुझे 10 से 15% तक लॉस हो रहा है। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ये जो पोर्टफोलियो है ये ठीक है या किसी में से मैं निकाल जाऊँ? ओके, तो क्या इसको बदले या इन्हीं से स्टिक करें? लेकिन पहले गौरांग जी, आपने सुना इनका पोर्टफोलियो पर ये राय चाह रहे थे जिसमें इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर DVR और अशोक लेलैंड है। सभी बाजार का मूड जैसा है, इसमें लॉस में बैठे हुए हैं। हजरत जी, आपको कैसा दिख रहा है इनका पोर्टफोलियो?
वेल हजरत अली जी, ये तो अच्छी बात है कि 10% का आपको नुकसान देखने मिल रहा है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें तो करीबन 23-24% का करेक्शन हो चुका है जो ऊपरी स्तर से नीचे आए हैं। सेंसेक्स और निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं। और गिरते हुए बाजार में पोर्टफोलियो में अगर गिरावट आती है तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए। आपने जिन भी कंपनियों के नाम लिए, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, अशोक लेलैंड, इन्फोसिस, ये सभी कंपनियां हमारे मापदंड में बहुत ही सकारात्मक कंपनी है और इन सभी पर हमारी कवरेज पॉजिटिव है, तो चिंता न करें, बने रहें। और आपके पास अगर पूंजी है तो थोड़ी बहुत एवरेजिंग आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि ये करेक्शन के बाद काफी आकर्षित हो गए। टाटा मोटर्स मिसाल के तौर पर काफी बेहतर हो गया है, अशोक लेलैंड भी हमें अच्छा लग रहा है, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, ये सभी में अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी और खरीद सकते हैं अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो। नजरिया जो आपने मुझे बताया 6 या 8 महीने का, तो हजरत अली साहब आपको ये नजरिया बदलना पड़ेगा, साल 1.5 साल का नजरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि 6-8 महीने में मेरे ख्याल से सुधार तो होगा बाजार में, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो आपके निवेश के ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन मुनाफा भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको नजरिया बदली करना पड़ेगा। साल 1.5 साल का नजरिया रखें आप, और बने रहे सभी स्टॉक। ओके, सो हजरत अली जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल गौरांग यही सलाह दे रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बने रहिए, लेकिन 1 साल का नजरिया रखिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मनोज जी हैं मेरे साथ, जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए उन्हें शेयर्स में। मनोज जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा नाम मनोज चिंचोर है। सर, मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। सभी लोग एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करने को बोलते हैं, मुझे एसबीआई छोड़ के और कौन सा अच्छा बैंक है पब्लिक सेक्टर में? तो पब्लिक सेक्टर में कौन से बैंक होने चाहिए एसबीआई के अलावा, क्योंकि सभी एसबीआई की तारीफ कर रहे हैं गौरांग जी, आपको क्या लगता है, क्या सलाह देंगे यहाँ मनोज जी को? तारीफ तो हम भी करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि सबसे बड़ी दिग्गज बैंक है ये सरकारी, और इसके अलावा अगर कहीं और निवेश करना चाहता है तो हमारी कवरेज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर है, और इसके अलावा मेरा मानना है इलाहाबाद बैंक और आंध्रा बैंक, ये और 2 विकल्प है। लेकिन इनको मैं ये भी राय दूंगा कि आप सरकारी बैंक में निवेश करते हैं तो जो रुझान है निजी बैंकों के मुकाबले, वो थोड़ा मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइज कंपैरेटिवली आपको बेहतर रिटर्न प्राइवेट सेक्टर बैंक से मिलता है, और यही हमारी कवायद रहती है प्रियंका। हम निजी बैंक्स में काफी दिलचस्पी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारी बैंक हमें पसंद नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज, एसेट क्वालिटी वाइज, नतीजों के आधार पर सभी मापदंड में एक आउट परफॉर्मेंस आपको निजी बैंक्स में दिखाई देगा, तो ये चीज ध्यान में रखें। समीर सेन मेरे साथ हैं कोलकाता से। नमस्ते समीर जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? सर, मेरा पास है मदरसन सुमिल, 340 भाव से है, और एक है, और हम जानना चाह रहे हो एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, विच इज बेटर बैंक? आई वांट टू परचेज। So, kindly advise me what purchase. Another thing, madam, that is one pharma sector I want to purchase. Which one is the best one? Whether Toronto Pharma or Aurobindo Pharma? Could you tell me? ओके, सो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे थे यहाँ पर समीर जी। राकेश सर, एक एक करके जवाब दीजिए। पहला तो मदरसन सुमी में इन्हें क्या करना चाहिए? ऑलमोस्ट 59 रुपीज का लॉस इन्हें उठाना पड़ रहा है। एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में कौन सा इस प्राइस लेवल पर सही चुनाव है? एल्डर फार्मा और ऑरोबिंदो फार्मा में कौन पसंद आ रहा है? प्रियंका, अगर मदरसन सुमी की बात करें, खरीद थोड़ी महंगी जरूर है, बट जिन स्तरों पर मदरसन सुमी चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है और एवरेजिंग कर सकते हैं तो ये अच्छे स्तर हैं। लंबी अवधि का नजरिया बनाते हैं तो इन स्तरों पर अगर एवरेज करते हैं तो मेरे को लगता है 1 से 1.5 साल में ऊपर में 350 प्लस के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। इन स्तरों पर बाय करना चाहिए। दूसरा जो इनका प्रश्न है, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में कौन सा बेटर है? अगर दोनों में देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक ज्यादा अच्छा लगता है, और उसका कारण है कि इस स्टॉक में जो करेक्शंस है, वोलेटिलिटी है, वो कम देखने को मिलती है। अगर इन दोनों में से एक स्टॉक चूज करना चाहते हैं तो मैं इनको राय दूंगा एचडीएफसी बैंक के साथ जाना चाहिए। और तीसरा जो इनका प्रश्न है, एल्डर फार्मा और अरविंदो फार्मा, देखिए एल्डर फार्मा में काफी खबरें चल रही हैं
इस कारण से स्टॉक में काफी फैंसी आ रही है। बट मुझे नहीं लगता है कि फार्मा के अंदर अगर निवेश करना है तो एल्डर फार्मा की तरफ देखना चाहिए। अगर ये एल्डर फार्मा और अरविंदो फार्मा में कुछ एक चूज करना चाहते हैं तो मैं इनको अरविंदो फार्मा के साथ जाने की राय दूंगा। बट अगर हम ओवरऑल फार्मा की बात करें तो फार्मा के अंदर लुपिन, सन फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा, तीन वो फार्मा काउंटर्स हैं जिन्होंने मार्केट में जब 8300 से बड़ी करेक्शन आई नीचे की तरफ, इनका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहा है। इन्होंने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का जो रुझान था उसे मेंटेन करा है। अगर ये अरविंदो फार्मा के बियॉन्ड देखना चाहे, अगर मुझे निवेश करना हो फार्मा के अंदर, तो मैं लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा और सन फार्मा को देखूंगा। देते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद सौदा आपका में सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक क्रूड के दामों में $20 तक की गिरावट आ सकती है। इस भारी गिरावट के पीछे क्या कारण रहेंगे, आइए जानने के लिए सीधा बात करते हैं आवाज के सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी से। देखिए, तेल की कीमतों में भारी गिरावट की आशंका गोल्डमैन सैक्स ने जताई है और ये इस बात को लेकर के अब काफी ऑयल कंपनीज या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज की इसमें चिंता दिख रही है और बाजार में इन पे कमजोरी भी है। वजह सबसे बड़ी ये बता रहे हैं गोल्डमैन सैक्स कि जिस तरीके से ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और लगातार ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से दामों में तेज गिरावट हो सकती है। हालांकि उनका मानना है कि $20 का भाव वर्स्ट केस सिनेरियो में है, यानी बहुत बुरी स्थिति होगी तब $20 तक जाएगा। लेकिन ब्रेंट का जो उनका अपना टारगेट पहले था उसको उन्होंने घटाया है, $62 से घटा के $49.5 कर दिया है और WTI का दाम भी $57 से घटा के $45 कर दिया। तो 2016 के जो दोनों टारगेट्स उन्होंने कम किए हैं, इससे ही अंदाजा लगाया सकता है कि मूड जो है अच्छा नहीं है दुनिया भर में क्रूड को लेकर के। सबसे बड़ी वजह कि एक तो प्रोडक्शन लगातार बढ़ा हुआ है और उसको सऊदी अरब कम करने के लिए तैयार नहीं है। आशंका ये है कि 6 महीने बाद जब ईरान का क्रूड और आना शुरू होगा, जब सैंक्शंस पूरी तरह से खत्म होंगे, तो और ज्यादा दामों में प्रेशर देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ गिरावट आएगी। साथ ही जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वहां पे डिमांड ग्रो नहीं कर रही, यानी वहां पे तेल की मांग बहुत बढ़ नहीं रही है, ये भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। तो ये जो एक तस्वीर सामने निकल के आ रही क्रूड को लेकर के, वो काफी चिंताजनक भी हो सकती है, क्योंकि $20 एक वाकई बहुत नीचे फिगर होगा और 40 से नीचे जाते हैं तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल होगी। हमारे साथ तेल मामलों के जाने माने विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा जी हैं। तनेजा जी, गोल्डमैन सैक्स ये जो कह रहे हैं कि $20 तक क्रूड के दाम गिर सकते हैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो में, सहमत है आप इससे? नहीं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि $20 अगर ये हो सकता है कि बीच में, जैसे मेरा मानना है कि ऑयल 40 के आसपास तो बहुत जल्दी ब्रेंट पहुंच जाएगा और गोते लगाएगा। अब ये हो सकता है कभी एक ऐसा गोता लगे, कभी ऐसा डिप आए कि वो $20 या $25 टच कर जाए, लेकिन वो वहां टिकेगा नहीं, सस्टेनेबल नहीं है। $40 से नीचे कोई भी अगर कीमत जाती है तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसके अंदर हड़कंप हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा और ना ग्लोबल इकोनॉमी उसको अफोर्ड कर सकती है। और जो बड़े प्रोड्यूसर इसमें खासतौर से ओपेक के प्रोड्यूसर, जिसमें इराक और सऊदी अरब शामिल है, वेनेजुएला शामिल है और नॉन ओपेक रशिया शामिल है, इनकी तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। वहां तो सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल एक केओस क्रिएट हो जाएगा। क्या दुनिया उसको अफोर्ड कर सकती है? जवाब नहीं। हाँ, लेकिन ये मैंने जैसे कहा कि उतार चढ़ाव रहेगा। जो बैंड स्टेबल होगा इस साल में, आने वाले 6, 7, 8 महीने के अंदर, वो $40 से $60 का होगा। ये हो सकता है बीच बीच में डिप करे और ये भी हो सकता है किसी दिन डिप करके 2 घंटे के लिए $22 पर भी पहुंच जाए, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा, वो रुकेगा। हमको एक बात यहाँ समझनी होगी जो बहुत जरूरी है कि ये सारा कुछ असेसमेंट गोल्डमैन सैक्स का इस बेस पे जो आज का धरातल है, आज की दुनिया की सच्चाइयां हैं। क्या ये 1.5 साल तक यही चलती रहेंगी? क्या चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा? एंग्जाइटी चाइना पर बनी रहेगी? क्या चाइना में जो एक तरह का अंदर जो कलह चल रहा है, क्या वो लगातार चलता रहेगा? क्या ईरान स्टेबल रहेगा? क्या मिडिल ईस्ट स्टेबल रहेगा? क्या रशिया में कोई क्राइसिस नहीं होंगी? अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसका एक इम्पैक्ट तो नेगेटिव पड़ेगा। अगर सब कुछ ऐसा रहा जो आज दिख रहा है, तब ये हालात पैदा होंगे कि 40 से नीचे कीमत जाएगी और डिप कर सकता है $20, $22, $25 पर, लेकिन डिप करेगा थोड़ी देर के लिए, ज्यादा के लिए नहीं। तनेजा जी, एक बात और ये कही जा रही है कि शेल गैस के जो प्रोड्यूसर थे उनको एक तरीके से खत्म करने के लिए ये पूरी कोशिश सऊदी अरब तमाम ऑयल प्रोड्यूसर की तरफ से थी, वो काफी हद तक अचीव हुआ, क्योंकि अब खबरें आ रही कि वहां के बैंकरप्ट हो रहे हैं बहुत सारे शेल गैस प्रोड्यूसर। दूसरा, उन्होंने एक बात ये कही कि इमर्जिंग मार्केट जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वहां पे डिमांड बढ़ नहीं रही है, ये भी एक चिंता की बड़ी बात है। देखिए, पहली बात तो यह कि सऊदी अरब पूरी कोशिश कर रहा था और ओपेक के देश सऊदी अरब के साथ थे कि अमेरिका की, उनके ओपेक को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका की शेल क्रांति से था।
तो शेल क्रांति को रोकने में आज वो काफी हद तक कामयाब हो गए। तमाम जो शेल के प्रोड्यूसर जो कि लगभग 1500 के करीब थे, क्योंकि ज्यादातर वो कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटे प्रोड्यूसर है, वो बिजनेस से बाहर हो गए हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि इतने सस्ते का उत्पादन कर सकें। उसमें उनको सफलता मिली। अब देख रहा होगा क्या सऊदी अरब जो है और रिस्क लेगा, गैम्बल करेगा और कहेगा ठीक है तेल की कीमत $20 पर जाने दो जिससे ये खत्म हो जाए। ये कर सकता है सऊदी अरब, उसकी अभी भी डीप पॉकेट्स है और इराक भी इस स्थिति में है कि वो ये गेम खेल सकता है। जहां तक बात रही जो बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, चाइना से डिमांड अब नहीं तेल की बढ़ने वाली, ये तय हो चुका है। कम हो सकती है, बढ़ेगी नहीं। और पिछले कई सालों से तेल की कीमतें ड्राइव चाइना कर रहा था। अब सारी आंखें और उम्मीद इंडिया पे है। इंडिया ड्राइवर क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस करेगा, ऑयल प्राइसेस को ऊपर ले जाने में ड्राइवर बन पाएगा? अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा देश के हालात क्या है। और मेरा ये मानना है कि अभी इंडिया उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि ऑयल प्राइसेस को ड्राइव कर सके। उसके लिए ऑयल सेक्टर में इकोनॉमी और रिफॉर्म्स की जरूरत है, भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट की जरूरत है। कुल मिलाकर के देश के अंदर जो है तमाम मैसिव रीस्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है। जी, तो जैसा कि तनेजा जी कह रहे हैं कि गिर सकता है, एक संभावना हो सकती है, लेकिन वो वहां सस्टेन नहीं करेगा। 40 एक ज्यादा प्रैक्टिकल और रेशनल टारगेट लगता है शायद वहां तक जाए, तो निश्चित तौर पे क्रूड प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक चिंता की बात होगी। शुक्रिया नीरज जी इस पूरे बातचीत के लिए और इस अपडेट के लिए। गोल्डमैन सैक्स का ये अनुमान क्रूड को जरूर चिंता के घेरे में अभी फिलहाल के लिए तो डाल ही रहा है। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद सौदा आपका में शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बैक आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ हैं स्वानंद। अपने सवाल के साथ सुनते हैं स्वानंद जी का सवाल। मेरा नाम स्वानंद भनगे, मैं रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या ये सही समय है, क्या थोड़ा वेट करूँ मैं? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या इन मौजूदा लेवल पर सही चुनाव है स्वानंद जी के लिए? राकेश जी क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसा दिखता है चार्ट आपको इसके? देखिए प्रियंका, चार्ट्स तो पॉजिटिव हैं। रिलायंस के निचले स्तरों पर 800-815 एक अच्छा सपोर्ट है और यहां से एक अच्छा रिबाउंड रिलायंस के अंदर 1000 के ऊपर तक के स्तरों का देखने को मिल सकता है। अगर ये रिलायंस में निवेश करना चाहते हैं तो जरूर निवेश कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये रिलायंस से हटके देखते हैं, ऑटो स्पेस के अंदर अशोक लीलैंड, मारुति, टाटा मोटर को, बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो एज कंपेयर टू रिलायंस एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं ऑटो या प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में निवेश करता। अगर ये रिलायंस में भी निवेश करते हैं तो वहां भी एक अच्छी अपसाइड की गुंजाइश यहां से बनी हुई है। और हम आपको बता दें कि आप ये जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क टीवी 18 का और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। और अब मेरे साथ हैं भगवान पालघर से। नमस्ते भगवान, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो, मेरे पास सर 500 यूनिटेक के शेयर्स है। मैंने 1850 में लिया है और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा का लिया है 226 में 200 शेयर। ओके, तो क्या करूँ? हाँ, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी इनके पास है अराउंड 200 शेयर और यूनिटेक के 500 शेयर जिसमें नुकसान हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खरीद के भाव से नीचे ही है अभी फिलहाल ये स्टॉक। राकेश जी, यूनिटेक और बैंक ऑफ बड़ौदा चार्ट पर कैसा दिखता है, क्या करने की सलाह देंगे यहाँ? प्रियंका, अगर यूनिटेक की बात करें तो काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। हालांकि मुझे रियल एस्टेट काफी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, टेक्निकली एक अच्छा एक रैली की गुंजाइश है, बट यूनिटेक एक एक्सेप्शन है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पर, इन स्तरों पर या पुल बैक पर यूनिटेक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इनको रियलिटी में रहना है तो इनको 2 स्टॉक अच्छे बताऊंगा रियलिटी स्पेस से, 3 स्टॉक्स ओबराय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड महिंद्रा लाइफ स्पेस। अगर इसको रैंक करें तो महिंद्रा लाइफ स्पेस मेरा टॉप पिक रहेगा रियल एस्टेट स्पेस से। और दूसरा जो इनका प्रश्न है बैंक ऑफ बड़ौदा पर, खरीद जरूर महंगी है बट स्टॉक एक अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अगर पीएसयू बैंक में कहीं कोई एक पॉजिटिव रुझान लग रहा है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा है। मेरा ऐसा मानना है बैंक ऑफ बड़ौदा पे बने रहना चाहिए। ऊंची खरीद है, अगर करेक्शन में स्टॉक 160-165 के अराउंड दोबारा आता है और निवेश लायक पूंजी है तो एवरेजिंग करें। अगर ये 1.5 से 2 साल का नजरिया बनाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में तो मुझे लगता है 300 रुपए के स्तर मुमकिन है ऊपर की तरफ में।
और अब बात करते हैं धर्मेंद्र सोनी से, आनंद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते सोनी जी, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ जी मैडम, मेरे पास स्पार्क का शेयर है 365 20 पैसे में मैंने लिया है और मैं उसको 1 साल तक रखना चाहता हूँ जी। और फिलहाल आपको इसमें 5 रुपए 35 पैसे पर शेयर का मुनाफा भी हो रहा है और जब बाजार का मूड इतना खराब हो तो छोटा सा मुनाफा भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों गौरांग जी, स्पार्क में आप क्या कहेंगे? 1 साल का नजरिया है यहाँ धर्मेंद्र सोनी का। मुनाफा तो सभी को अच्छा लगता है प्रियंका, और खास करते हुए गिरते हुए बाजार में। अनफॉर्चुनेटली हम स्पार्क पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है यहाँ पर प्रियंका। चलिए हम राकेश जी से पूछते हैं यहाँ पर। राकेश सर, स्पार्क चार्ट्स पर आपको कैसा दिखता है? 5 रुपए के आसपास पर शेयर मुनाफे पर है यहाँ धर्मेंद्र। प्रियंका, टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और सबसे पॉजिटिव चीज है कि मार्केट की गिरावट में इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके से इनका साल भर का नजरिया है और पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एक अच्छा इजाफा अगर कंजर्वेटिव बेसिस पे देखें तो मुझे लगता है 450 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो टारगेट 450 का दे रहे हैं आपको राकेश जी यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ गौरांग जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। कई शेयरों पर चर्चा हुई है और कई शेयरों पर आपने अपनी डिस्क्लोजर भी दिए हैं प्रोग्राम के दौरान, लेकिन जाते हुए फाइनल डिस्क्लोजर आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। जिन भी शेयर्स के बारे में हमने बातचीत किया, फिर हमने हमारी राय आपके सामने रखी है, वहां पर मेरा निजी निवेश नहीं है। यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। धन्यवाद। गौरांग शाह से हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन राकेश बंसल हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे राकेश जी की फटाफट सलाह स्टॉक्स फटाफट में। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मेरे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। अशोक गुप्ता, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के इनके पास है 8 शेयर 6800 में खरीदा था, क्या करना चाहिए पीएनजी में राकेश सर? क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, 1 से 1.5 साल का नजरिया बनाना चाहिए। ऊपर से करेक्शन देखने को मिली है बट मौजूदा स्तरों से गिरावट सीमित है। लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। भास्कर मजूमदार के पास है केईआई इंडस्ट्रीज के 20 शेयर 78 रुपए 20 पैसे में खरीदारी की थी। इनका पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 130 रुपए का लक्ष्य दिमाग में रख के मुझे लगता है कि लगभग 8 से 10 महीने में 130 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अरविंद कुमार सिंह जानना चाहते हैं केन इंडिया में क्या करें? 100 शेयर 200 रुपए में खरीदारी की है। इनका काफी ऊंची खरीदारी है। मेरी राय है किसी भी उछाल में बेचने की कोशिश करनी चाहिए बट मेरे को लगता है किसी भी पुलबैक रैली में 170 175 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अगर ये स्तर मिलते हैं 175 अराउंड के तो अराउंड 25 रुपीज के लॉस के साथ निकलने में समझदारी रहेगी। वैभव जानना चाहते हैं एमएनएम फाइनेंशियल्स के बारे में। 30 शेयर हैं 262 रुपए 50 पैसे में खरीदारी की थी। इनका काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, नीचे में एक अच्छी बेस बिल्डिंग हो रही है। 1 से 1.5 साल का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मदन मोहन अधिकारी के पास है येस बैंक के 1900 शेयर 260 रुपए के एवरेज का भाव रहा है। प्रियंका, काफी नीचे की खरीद है, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। येस बैंक में करेक्शन भी देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर येस बैंक में मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अगर इस पैसे को ये प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर इंडसइंड बैंक या कोटक बैंक में लगाते हैं तो मुझे लगता है आगे चल के एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू येस बैंक देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक एमआरपीएल हार्दिक दवे के पास है 90 शेयर 75 रुपए में खरीदारी की थी। अब जानना चाहते हैं होल्ड या सेल? प्रियंका, मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है। मेरी राय में किसी भी पुलबैक रैली में स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तेजेंद्र के पास में हिंडाल्को के 100 शेयर 184 रुपए में खरीदा था। प्रियंका, काफी ऊंची खरीद है, इतना बड़ा नुकसान बुक करने की राय नहीं दूंगा। इनको राय दूंगा इस स्टॉक को फॉर द टाइमिंग होल्ड करें और सीएनबीसी आवाज के साथ इस शो के साथ जुड़े रहें। 2-3 महीने बाद कभी अगर स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलेगा मेटल्स के अंदर, जब साइकिल घूमेगी तब एवरेजिंग करनी चाहिए, फॉर द टाइमिंग होल्ड करना चाहिए। इंसल हाइड्रो के 1000 शेयर गणेश जी के पास है 60 रुपए में उन्होंने खरीदारी की थी। प्रियंका, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इन स्तरों पर या उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। संदीप गोयल जानना चाहते हैं एसकेएस माइक्रो में क्या करें? 417 शेयर 150 रुपए में खरीदा था।
प्रियंका काफी नीचे की खरीद है, 1 से 1.5 साल का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। नीरज चौहान जानना चाहते हैं टेक महिंद्रा में क्या हुआ अगला कदम, 500 शेयर 465 रुपए में खरीदारी की थी। प्रियंका पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। इन स्तरों पे देखें तो आईटी में भी एक बेस बन रहा है, टेक महिंद्रा भी एक बेस बन रहा है, एक अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। केशव शर्मा के पास से अदानी इंटरप्राइजेज के 1000 शेयर 100 रुपए में खरीदा था। प्रियंका अदानी इंटरप्राइजेज का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता है। मेरी राय में किसी भी उछाल में यहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इस समूह में कहीं रहना है किसी स्टॉक में तो अदानी पोर्ट एक बेहतर विकल्प है। किसी भी पुल बैक रैली में अदानी इंटरप्राइजेज से निकल के अदानी पोर्ट में स्विच करें। बरेली के विनोद कुमार जानना चाहते हैं सन टीवी के बारे में, 5000 शेयर 303 रुपए में खरीदा था। प्रियंका काफी नीचे की खरीद है बट स्टॉक काफी वोलाटाइल है। मेरी राय में इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। जिस तरीके से वोलाटिलिटी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है, अगर मीडिया स्पेस में ही रहना है तो जी एंटरटेनमेंट एक बेहतर विकल्प लगता है। धनंजय जी के पास है सीमेंस के 50 शेयर 915 रुपए खरीद का भाव। प्रियंका पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऊपरी स्तरों से करेक्शन जरूर देखने को मिली है बट जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरा ऐसा मानना है 6 से 8 महीने में स्टॉक दोबारा से एक नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा। स्टॉक फटाफट में आज इतना ही वक्त था हमारे पास। राकेश सर, थैंक यू सो मच आज के लिए गुड डिस्क्लोजर। थैंक यू प्रियंका। जिन भी स्टॉक्स में बात हुई है, जहां भी रिकमेंडेशन है, कहीं कोई निजी निवेश नहीं है बट सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सौदा आपका में आज हमारा सफर यहीं थमता है। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार के ताजा हाल के साथ। कमोडिटी राउंड अप में मुझे यहीं इजाजत दीजिए। नमस्कार।